तो सियासत का सुपर हिट मुकाबला चल रहा है और इसमें कुछ स्टार हैं जिनके ऊपर दांव लगा हुआ है और सियासत में बड़े नेताओं के बीच जुबानी जंग होती है तो सियासत की दिशा और दशा तय होती है। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण के चुनाव और पंजाब की 117 सीटों के चुनाव के दौरान देखने को मिला। बड़े नेताओं की जुबानी जंग अब तीखी हो चली है। जी मीडिया ने आज दिन भर पंजाब और उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेताओं से सीधे बात की और चुनाव का रुख किस दिशा में बढ़ रहा है यह भी जानने की कोशिश की। सबसे पहले जी मीडिया ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और एकदम पहला सवाल, ये टेरर का पॉलिटिकल कनेक्शन क्या एंगल है इसका, और आप इस पर इस जबरदस्त तौर पे हमलावर क्यों है? देखिए, तो पहले से कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के रिश्ते और उनकी संवेदना किन लोगों से है। किसी भी पार्टी की कार्यपद्धति उसकी अपनी सोच को प्रदर्शित करती है। दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश में 4 बार समाजवादी पार्टी को शासन करने का अवसर मिला। चारों बार उत्तर प्रदेश की जनता ने दंगा झेले हैं, अराजकता का तांडव झेला है। सत्ता प्रायोजित अपराध कैसे होता है इसका जीता जागता उदाहरण समाजवादी पार्टी के हर कालखंड में उत्तरोत्तर बढ़ता गया। और एक कालखंड वह भी आया था जब उत्तर प्रदेश के अंदर हर प्रमुख शहर में बम ब्लास्ट हुए थे। क्या प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो, राम जन्मभूमि अयोध्या पे हमला का मामला रहा हो, काशी में संकट मोचन मंदिर, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी की कचहरी, गोरखपुर के सीरियल ब्लास्ट, कानपुर, बिजनौर, मेरठ, यानी हर एक कस्बे में ये चीजें घटित हुई थी। सरकार की अलर्टनेस घटनाओं को रोकने में प्रभावी भूमिका का निर्वहन करती है। लेकिन हम मानते हैं कि कहीं कोई घटना हुई भी है, उसके बाद अपराधी को और आतंकी को सजा दिलाने के बजाय सरकार अगर उसकी पैरोकार बन जाए, ये खतरनाक साजिश की बू इसमें आती है। और याद करिए 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, 2013 में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार ने इन सभी आतंकी घटनाओं के जिम्मेदार आतंकियों के खिलाफ दायर मुकदमों को वापस लेने के लिए एक कुत्सित चेष्टा की थी। बाराबंकी कोर्ट में हर एक जगह ये मामले थे और उन सभी में इसने किया था। गोरखपुर में भी ये हुआ था, बाद में कोर्ट ने इसमें, हाई कोर्ट ने इसमें स्टे किया था। कल आपने देखा होगा अहमदाबाद की एक न्यायालय ने फैसला दिया और फैसला देने के बाद न्यायालय ने 38 वहां के सीरियल ब्लास्ट में 56 लोग, निर्दोष लोग मारे गए थे। उसके लिए दोषी जो लोग थे, जो जेल में बंद थे, 77 में से 38 लोगों को कल फांसी की सजा हुई है, 11 को आजीवन कारावास की सजा हुई है। सजा याफ्ता जो लोग हैं या जिन लोगों को फांसी की सजा हुई है, उसमें से 8 लोगों के संबंध उत्तर प्रदेश से हैं। और उत्तर प्रदेश से जिन लोगों के संबंध में, उसमें संजरपुर, जिसने बटाला हाउस के बाद जिस गांव का नाम आजमगढ़ के देश और दुनिया की सुर्खियों में आया था, और
जिसके कारण आजमगढ़ के नौजवानों को और उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। उस आजमगढ़ का जो आतंकी अहमदाबाद ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार है, उनमें से एक उसके जो अब्बा जान हैं वह समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ में प्रचारक हैं। उनकी फोटो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से अखिलेश यादव के साथ में है और वह आज भी समाजवादी पार्टी के वहाँ पे प्रमुख, वहाँ की उन समाजवादी पार्टी की पिछली कार्य समिति की सूची आप देखेंगे उसमें उसका भी नाम है और वो आज भी मुखर रूप से समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहा है। इसी से जुड़ा एक सवाल है मुख्यमंत्री जी, अगर आपकी सरकार सत्ता में फिर से आती है तो ये आतंकवादी और आतंकवादियों से रिश्तों, जिसकी बात अभी आप कर रहे हैं कि संबंध जग जाहिर है, तो क्या इस मामले में कोई कार्रवाई करेंगे, गहनता से जांच करवाएंगे रिश्तों को? देखिए मैं क्या कह रहा हूं ना, मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं, हमने 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार प्रदेश में बनी थी, हमने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई करने की बात की थी। हम लोगों ने की और हम लोगों ने अपराधी हो या कोई माफिया, उसका चेहरा नहीं देखा, उसका मत और मजहब नहीं देखा। कठोरता से ऐसे तत्वों से कानून के दायरे में लाकर के उसके खिलाफ कार्रवाई भी की। और हम फिर इस बात को कह सकते हैं कि अगर कोई दहलाने का प्रयास करेगा, सुरक्षा में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास करेगा, तो उसकी कीमत उसको भुगतनी पड़ेगी और उसके आश्रयदाताओं को भी भुगतनी पड़ेगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ सैफई में वोट डाला, जिसके बाद जी मीडिया से खास बातचीत में उन्होंने बीजेपी पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि यूपी की जनता उनके साथ है। माहौल अच्छा है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान हो रहा है। और योगी जी कह रहे हैं कि 80-20 की लड़ाई है। आपका नाम आतंक से जोड़ रहे हैं। 80-20 की लड़ाई बता रहे हैं। 80 नहीं, बीजेपी की जनता हटाएगी बीजेपी की। उधर पंजाब की 117 सीटों पर आज मतदान हुआ। मतदान के दौरान पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि कोई आतंकवादी स्वीट नहीं होता। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के बयान पर निशाना साधते हुए आम आदमी पार्टी की मंशा पर भी सवाल उठाए। सर, वोट देकर आप आए हैं, पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी आपने इस बार शुरू की है, और कैसा रहा अनुभव? बूथ पर पहुंचे लोगों से भी मुलाकात की आपने? नहीं, वो तो बाहर जो लोग आ रहे थे वो मुझे आके मिले, बड़ा प्यार दे रहे हैं बहुत। सो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट नॉट ओनली ऑफ पटियाला बट ऑफ द होल ऑफ पंजाब। सर, इस बार मुकाबला बहुकोणीय है, हर जगह से हर पार्टी जोर लगा रही है। 5 कोणीय। सो दैट हैपेंस एंड दैट इज नॉट द फर्स्ट टाइम इट हैपेंस। दिस इज माय 20th इलेक्शन। 20 इलेक्शन में लड़ चुका हूँ, 12 अपनी और बाकी सपोर्ट में। तो मैं जानता हूँ ये क्या होते रहते हैं। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। वी आर वेरी हैप्पी इन पटियाला एंड हमारे पटियाला सिटी नहीं, पटियाला के जो चारों तरफ हमारे कंस्टिट्यूंसीज हैं। एंड वी आर आल्सो वेरी हैप्पी विद जो हो रहा है पंजाब, पूरे पंजाब लेवल पे। खालिस्तान का मुद्दा भी खूब उठ रहा है। उठा है और उठना चाहिए था। ये जो गुरभगवान सिंह पन्नू इज अ WSO मैन, हार्डकोर खालिस्तानी, ही इज बैंड बाय इंडिया एंड ही इज एंटी नेशनल। एंड कोई उसकी सपोर्ट लेता है तो उसी किस्म का आदमी है, एंड दैट इज केजरीवाल। केजरीवाल की सपोर्ट हो रहा है। वो तो कहते हैं मैं स्वीट आतंकवादी हूँ। क्या? वो कहते हैं मैं स्वीट आतंकवादी हूँ। केजरीवाल कहते हैं मैं स्वीट आतंकवादी हूँ। वो तो ही टॉकिंग नॉनसेंस। आई मीन कैन यू हैव अ स्वीट? अतवादी मीन्स व्हाट? अतवादी मीन्स एंटी नेशनल जो टेररिस्ट हैं वो लोगों को मारते हैं। हाउ कैन यू बी अ स्वीट आतंकवादी? इसको थोड़ा सा अंग्रेजी सीखे। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी लगातार भगवान के दर पर मत्था टेक रहे हैं। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी से जी मीडिया ने पूछा कि पंजाब में सियासी पारा कितना चढ़ा, तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। तो गुरुद्वारे जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, क्या मांग रहे हैं भगवान से? मैं अक्सर गुरुद्वारे और मंदिर जाता हूँ, कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये है कि आज मैंने पब्लिक में, पहले हम
अपने आप को पेश कर चुके हैं। आज गुरु साहब के आगे, भगवान के आगे अपने आप को समर्पण किया है और आगे अब डोरी जो है परमात्मा के हाथ में है। आपको लग रहा है कि जिस तरह से मुकाबला है इस बार पंजाब कोई में, मुकाबला नहीं होगा। 2/3 मेजॉरिटी से कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और आ रही है। दोनों सीट से आप चुनाव जीत रहे हैं? दोनों सीटों से चुनाव जीत रहे हैं और 2/3 मेजॉरिटी से कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है और बहुत बड़ी जीत कांग्रेस को हम लेकर परमात्मा की कृपा से लेकर देंगे। आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरे भगवंत मान ने भी पंजाब में सरकार बनने का दावा किया है। क्या देख पा रहे हैं आप? जगह जगह घूम रहे हैं, कैसी तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है? सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरे पंजाबियों के लिए बहुत बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है। ये दिन इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि जिस दिन पंजाब के लोगों ने बहुत बड़ा बदलाव किया था। आज़ादी के बाद दोबारा आज़ादी वाला दिन है ये। क्या देख पा रहे हैं मान साहब? कैसी तस्वीरें होंगी? बहुमत के साथ आएंगे, असेंबली हंग होगी, कितनी सीटें आएंगी? बहुमत आएगा। बहुत ज़बरदस्त तरीके से झाड़ू चल रहा और बहुमत से सरकार बनेगी और सरकार लोगों की बनेगी। क्योंकि लोग मुझे कहते हैं, बुजुर्ग माँ आके कहती है बेटा हम जीतेंगे, हम मतलब वो खुद भी जीतेगी साथ में। तो इस बार लोग जीत रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप आपके ऊपर लगते रहे, केजरीवाल साहब पे लगते रहे, क्या लगता है ये सबका असर वोटर्स के माइंड पे पड़ेगा? बौखलाहट है उनकी, सिर्फ हमारा नाम लेते हैं, आपस में ये भूल गए कि वो भी लड़ रहे हैं, वो भी लड़ रहे हैं, सब इकट्ठे हो गए। कोई बात नहीं, अगर वो इकट्ठे हो सकते हैं, लोग हमारे पक्ष में इकट्ठे हो सकते हैं। खालिस्तानियों से मिली भगत का आरोप है। केजरीवाल सब बौखलाहट है, लोगों से बात कर लीजिए। एक आखिरी सवाल, कितने सीटें पंजाब में आम आदमी पार्टी की आ रही है? 12:55 हो गए जी। 10 मार्च को 12:55 पर यही सवाल मुझे करना। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को भी इस बार लगता है कि बीजेपी ने महंगाई बढ़ाई और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई खास काम नहीं किया। जी मीडिया से और उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। क्या लगता है आपको तीसरे फेज में क्या हो रहा है? ये घर का चुनाव कहा जा रहा है कि आप लोगों का ये पूरा गढ़ रहा है, कैसे देखते हैं इस चुनाव को? इस बार आप देखेंगे कि जो थर्ड फेज के चुनाव में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। पहले 2 फेज तो अच्छे हुए ही हैं और जनता लगातार समाजवादी पार्टी और गठबंधन का साथ दे रही है। क्या मुद्दे लगते हैं आपके लिए कि यहाँ पर सबसे बड़े मुद्दे क्या हावी रहने वाले हैं? मेरा मानना है कि पूरे उत्तर प्रदेश में ही जो मुद्दे हावी इस चुनाव में रहेंगे वो एक बेरोजगारी का मुद्दा है और महिला सुरक्षा का मुद्दा है और महंगी बिजली का मुद्दा है और बहुत मुद्दे हैं। हमारे किसानों का मुद्दा है, हमारी आशा बहुओं आंगनवाड़ियों का मुद्दा है, सरकारी जो वेतन जिनको पेंशन नहीं मिल रही है वो मुद्दे हैं। तो बहुत मुद्दे हैं जी। डिंपल जी, महिला सुरक्षा को लेकर लगातार बीजेपी सवाल खड़े करती रहती है आपकी पिछली सरकार पर। क्या लगता है आपको जो आंकड़े हैं? अच्छी तरह से याद है 2017 के जब चुनाव हो रहे थे, हम चुनाव में गए थे, तब जो एनसीआरबी के जो आंकड़े आए थे महिलाओं अपराध को लेके, वह उत्तर प्रदेश में यह आंकड़े कम हुए थे। और आज की जो एनसीआरबी के जो आंकड़े आप उठा के देख लीजिएगा तो उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में महिला उत्पीड़न और महिला के साथ जघन्य अपराध में बढ़ोतरी हुई है। डिंपल जी, अखिलेश जी खुद चुनाव लड़ रहे हैं पहली बार, उनके सामने एसपी बघेल को बीजेपी ने उतारा है। क्या कुछ चैलेंज है, कैसे देख रहे हैं इस पूरे चुनाव को? आपके चाचा शिवपाल जी भी लड़ रहे हैं जसवंत। कोई चैलेंज नहीं है, पूरी करेल की जनता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ खड़ी है, क्योंकि करेल की जनता और मेरा मानना है पूरा उत्तर प्रदेश की जनता समझती है कि अब उत्तर प्रदेश में एक नया सूरज उगने जा रहा है। नया सूरज उगने जा रहा है। अच्छा डिंपल जी, मुलायम सिंह जी भी प्रचार में उतरे, शिवपाल जी भी प्रचार में उतरे, हमने देखा रथ में एक साथ तीनों नेता सवार थे। क्या परिवार की एकता इस बेल्ट में आपके लिए ज़्यादा मजबूती है? पूरा उत्तर प्रदेश ही हमारा परिवार है और सब मिलके इस बार ऐसी सरकार हटाने जा रहे हैं जिन्होंने कोई काम नहीं किया है, जिन्होंने लोगों के अरमानों को, आशाओं को मारा है और जहाँ से आप जो उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं उनको कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। तो उत्तर प्रदेश के लोग अब जाएंगे और वोट करेंगे अपना भविष्य संवारने के लिए। अखिलेश जी अकेले चुनाव प्रचार में हैं, उनके सामने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, तो कैसे देखते हैं आप एक अखिलेश और वर्सेस? काफी बाहरी लोग आ रहे हैं चुनाव प्रचार में, लेकिन अखिलेश जी के साथ मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश की जनता तो है ही और साथ में अलग अलग पार्टियां भी अखिलेश जी साथ लेके चल रहे हैं सबको। हमारे पास भी बहुत बड़े बड़े नेता हैं जो काम कर रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल में काम कर रहे हैं और जब रिजल्ट आएगा तो आपको पता चलेगा।
उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह तीसरे चरण के मतदान के दौरान एक बार फिर योगी की सरकार बनने का दावा करते दिखे। तीसरे फेज में कहा जा रहा है ये मुलायम सिंह अखिलेश का गढ़ है। यहाँ पर पिछली बार 2017 में 59 में से 49 सीटें बीजेपी जीती थी। इस बार कैसा प्रदर्शन रहेगा? शानदार प्रदर्शन रहेगा, क्योंकि आदरणीय मोदी जी की रैलियां, आदरणीय योगी जी की रैलियां, आदरणीय अमित शाह जी की रैलियां, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की रैलियां, सभी रैलियों के माध्यम से केंद्र की 7 साल की उपलब्धि, राज्य की 5 साल की उपलब्धि जनता जनार्दन के बीच में मैं ले गया हूँ और आगे क्या करने वाला हूँ वह भी संकल्प पत्र के माध्यम से जनता के बीच में ले गया। आम जनता जनार्दन को पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में गांव गरीब का विकास होगा, किसानों का विकास होगा, लोगों का विकास होगा। इसके आधार पर कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ तृतीय में भी जो तीसरा चरण है उसमें भी पहले से प्लस करेंगे। जो स्थितियां देख रहा हूं, जो उत्साह है, उमंग है, जोश है लोगों में, और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बूथ अध्यक्ष हैं वह बूथ पर संपूर्ण रचना कर लिया है, पन्ना प्रमुख की रचना किया है और अपने टीम के साथ वो 80% वोटिंग करवाएगा आदरणीय मोदी योगी के लिए। सपा कह रही है ये उनका घर का चुनाव है, ये उनके घर का बेल्ट है। यहाँ तो उनका दावा है कि हम पहले दूसरे से बहुत अच्छा करेंगे। कैसे देखते हैं इस बयान को? था कभी उसे बुंदेलखंड तो बसपा का आपस में रहा, बसपा और बीजेपी रही है, लेकिन 2014 के बाद ये सभी जनपदों में मैनपुरी से लेकर मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, यौरैया, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा और संपूर्ण बुंदेलखंड और कानपुर बीच में ये पूरा क्षेत्र इलाका है आज बीजेपी का गढ़ है। उसके पीछे मैं 3 कारण मानता हूँ। एक तो आदरणीय मोदी जी की ईमानदारी, दूसरा गरीबों के प्रति समर्पण और राज्य में योगी जी का एक सक्षम नेतृत्व, और जो गुंडागर्दी भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया आदरणीय योगी जी ने जब 17 से सत्ता संभाले, और गरीबों के लिए जो विकास की योजनाएं थी उस लाभार्थी तक पहुंच। इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद मोदी योगी के साथ है। और विक्रम मजीठिया जो कि अमृतसर ईस्ट से सिद्धू को चुनौती देने के लिए उतरे हैं, उन्होंने क्या खास बातचीत में कहा है, आइए आपको हम दिखाते हैं। अमृतसर ईस्ट का मुकाबला काफी दिलचस्प है, जहां नवजोत सिंह सिद्धू और मजीठिया के बीच जोरदार मुकाबला देखने को मिल रहा है। विक्रम मजीठिया जो कि अपनी घर की सीट मजीठा छोड़ करके अमृतसर ईस्ट में उतरे हैं, आज दोनों का आमना सामना भी हुआ और वहां दोनों ने एक दूसरे के साथ दुआ सलाम भी की और ये तस्वीरें भी काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। विक्रम मजीठिया का यह भी दावा है कि चुनाव के बाद, नतीजों के बाद अगर मुमकिन हुआ तो बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकती है अकाली दल। आपकी इतनी सेफ सीट मानी जाती थी, आपने हैट्रिक में लगाई है, उसके बाद ये छोड़ के आप अमृतसर ईस्ट से लग रहे हैं, क्या चुनौती है? मेरी पार्टी फैसला करती है मैं कहां से लड़ूं। पार्टी का वफादार सिपाही हूं। लोगों की ये पुकार थी, लोगों का हुक्म था और हम लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। तो जो लोग कहेंगे, लोग चाहते थे कि मैं अहंकार, घमंड, नफरत और जिन्होंने पिछले 18 साल में कोई काम नहीं करा उनको लोग हटाना चाहते थे और उनको विश्वास था कि मैं काम भी करके दिखा सकता हूं और उस घमंड को तोड़ने में उनकी मदद भी कर सकता हूं। तो लोगों की पुकार के हिसाब से मैं गया हूं और लोगों को फैसला है। और जीत, मैं पहले दिन बोला था कि दिल भी जीत के निकलेंगे, लोग सिद्धू साहब को हंसना भी सिखाएंगे, हल्का भी जीत के निकलेंगे और हक्के हल्के की तरक्की भी कराएंगे। हर बुजुर्ग की, हर मेहनतकश इंसान की, हर लोडवंद की जो महंगाई की मार झेल रहा है उसकी सुनवाई हो, लोगों को सुख सहूलत मिले, पेंशन मिले, राशन कार्ड मिले, व्यापारी इंडस्ट्री को उसका हक मिले, मुलाजिम को उसका हक मिले, नौजवान को रोजगार मिले, ये सब मुद्दे लेके जाएंगे। वहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं है। 117 में सबसे बैकवर्ड हल्का नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने हल्के का कर दिया। ऐसे लगता है जैसे काबुल कंधार को चले गए। प्रेजेंटिंग बी न्यूज
app, available on Google Play and App Store. Download it now.